स्वागत है आपका एक क्विक रिवीजन के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे एकदम जल्दी से। क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ होंगे कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की थी डिमांड की सर एकदम लास्ट मोमेंट पे या फिर जब हम टॉपिक को भूलने लग जाए तब हम जल्दी से मतलब एवरेज 10-12 मिनट के अंदर हम लोग जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर ले, जिससे हमें बहुत बेनिफिट हो। तो यार आप लोगों की डिमांड और हम ऐसा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस जतिन नेवर दिस साइड फ्रॉम किशनदौर, स्वागत अभिनंदन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भैया हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ शुरू कर रहे हैं। और मैं पहले बता देता हूं बेटा, मैंने अपनी पेड क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस करवाने में कहीं कभी कमी नहीं छोड़ी है। अभी जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के साथ। इस क्लास के अंदर हम लोग एक भी क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट करेंगे, ताकि आप इसे एज ऑडियो नोट्स भी यूज कर सकते हो। क्या चालू कर दो, नहा लो, आराम से सुन लो, या फिर देख भी सकते हो। मतलब जिसको सिर्फ ऑडियो सुनना है वो ऑडियो सुन लेगा, जिसको देखना है उस साथ में देख भी लेगा। सभी के लिए बहुत बढ़िया फायदा है। चलिए सरकार शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर नाम क्या क्या है बोलो जल्दी से। कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सप्रेस किस में होता है? परसेंटेज के अंदर। बहुत ही बढ़िया सर। कितनी मेथड से? देखो चार चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। पहला है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसे केडी कहते हैं, इसमें हमें ब्याज मिलेगा। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसे हम केपी कहते हैं, इसमें हमें प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। फिर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जिसे हम केई कहते हैं, यहां पर हमें डिविडेंड मिलेगा। और एक होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसे हम के आर कहते हैं, हमारा ही बचाया हुआ पैसा जो हमने किसी को दिया नहीं, वो हमारा रिटेन अर्निंग है। फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना है, वेट निकालना, और फिर हमारा निकलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे कहते हैं के ओ। बहुत सिंपल सी बात है। सर कर क्यों रहे हैं? देखो इवेल्यूशन करना है, इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन लेना है, और हमें हमारी प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसी भी बनानी है। एक बात याद रखेंगे, कॉस्ट वो नहीं है जो कंपनी देना चाहती है, कॉस्ट वो है जिसपे लोग कंपनी को पैसा देना चाहते हैं, या फिर आम भाषा में कहूं तो कॉस्ट वो है जो लोग लेना चाहते हैं। करेक्ट? यस सरकार। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि भैया कोई भी हो, चाहे वो शेयर हो, डिविडेंड हो, या कुछ भी हो, तीन चीजों में, वैसे तो इक्विटी शेयर को डिस्काउंट में नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन हमारे इसमें हम लोग अभी इसको देख रहे हैं। तो भैया तीन चीजें होती है, एक होता है इशू, एक होता है मैच्योर, ठीक है। ये समझ लेंगे हम लोग, बट सबसे पहले एक चीज समझो, इशू प्राइस क्या होती है? जिसपे पहली बार पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और मैच्योर मतलब जब वो खत्म हो रहा है, मतलब आज अगर पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है, दैट इज इशू प्राइस, और 5 साल बाद जब खत्म हो रहा है वो मैच्योर, वो हो गया हमारा मैच्योर या मैच्योरिटी पीरियड। ऑब्वियसली बात इतना पता है, लेकिन मैं थोड़ा डीप में जाके ही मजा आएगा ताकि, है ना। चलिए अब समझते हैं। अच्छा, इशू प्राइस जो होता है सर, इशू प्राइस जो है वो अगर फेस वैल्यू से कम में, मतलब अगर जो हमारा मान लो 100 रुपए का बॉन्ड है, अगर हम लोग 90 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब अगर मैं फेस वैल्यू से कम में इशू कर रहा हूं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट। फेस वैल्यू जितने पे इशू कर रहा हूं तो उसे कहते हैं एट पार। और अगर मेरा इशू प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, तो उसे कहते हैं प्रीमियम। वेरी गुड, यस सरकार। अच्छा, इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेड और कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ओनली, हमेशा याद रखेंगे। चलिए ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ सरकार, ये सब बातें तो सिंपल है। अच्छा, डिस्काउंटिंग और ये सारे फैक्टर सबको आते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए अब यहां पर एक बात समझते हैं कि हमारा कैलकुलेशंस क्या होता है। इक्विटी और डेट में हम सब लोग जानते हैं कि कई हद तक डेट बेटर होता है। क्यों बेटर होता है? क्योंकि सर डेट जो होता है वो टैक्स शील्ड होता है, उसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट कैलकुलेशन सबको बताना चाहिए, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीटी या फिर ईबीटी, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, हम कुछ भी कह सकते हैं। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, ठीक है। इसमें से जब मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो वहां पर आ जाएगा मेरा ईएटी या फिर पीएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से जब मैं प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दूंगा तब बचेगा नेट अर्निंग, या फिर मैं बोल सकता हूं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। चलिए सरकार, ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, फेस वैल्यू सबको पता है, हाँ, मतलब जो जो बुक के हिसाब से उसकी कीमत है, ठीक है। इंटरेस्ट या फिर कूपन रेट यानी ब्याज दर। मैच्योरिटी पीरियड यानी जितने साल में वो मैच्योर हो जाएगा, यानी पैसा वापस करना है। रिडम्पशन वैल्यू मतलब जो पैसा हम वापस करने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ टैक्स शील्ड यानी इसके ब्याज के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट के साथ। अरे भैया जी, कॉस्ट ऑफ डेट में कितने हैं? तो भैया बेसिक दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब मैच्योरिटी डेट पर, मतलब इरिडीमेबल मतलब मैच्योरिटी डेट नहीं पता है, मैच्योरिटी डेट अननोन है, मतलब कभी पैसा वापस नहीं करेंगे, उसे कहते हैं इरिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? देखो क्लास में तो फॉर्मूला कैसे बनता है वो सिखाते हैं, पर अभी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आई अपॉन में एनपी इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी बिकॉज टैक्स शीट है। इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्रोसीड होता है
इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो खर्चा नहीं उठाते अपन लोग। सर खर्चा उठाते मतलब अरे भैया ब्रोकरेज फीस होगी या फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा, लीगल फीस होगी, हर चीज को अपन फ्लोटेशन कॉस्ट में मान लेते हैं। तो भैया फाइनल फॉर्मूला क्या है इरिडेबल का? वो है इंटरेस्ट अपॉन में एनपी। एनपी बोले तो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब हर प्रकार का खर्चा आ गया। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब मुझे सामने वाले को पैसा जो है वो वापस करना है। अगेन यहां पर मैंने फॉर्मूला बनाना सीखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन होल अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। नीचे अपन एवरेज बना रहे। एक और बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन होल अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। देखो यहां पर अपन ब्याज की बात करें जिसमें हमें टैक्स मिल रहा है, और यहां पर एक्चुअली में ना अगर मान लो मैंने 110 रुपए वापस करे और 100 रुपए ही लिए थे, तो जो 10 रुपए हैं मान लो 5 साल के लिए है, तो 10 रुपए का मेरा टोटल में ज्यादा पैसा वापस कर रहा हूं और 5 साल के ड्यूरेशन में कर रहा हूं, तो मैं पे हर साल 2-2 रुपए का लॉस बुक कर देता हूं एक तरीके से। नहीं भी समझाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि ये एकदम सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉर्मूलाज और कंसेप्ट कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा डीप में जाना चाहूंगा क्योंकि करें तो अच्छे से करें, है ना। लास्ट टाइम हम लोग लेंगे इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। वेरी गुड। ओके सरकार। अब एक होती है कॉस्ट टू डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड या फिर YTM। देखो यहां पर हमें यूज करना है IRR। अब देखो मैं आपको इसका पूरा सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि भैया IRR मतलब क्या होता है? हम 2% को अज्यूम करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हमारा एक्चुअल परसेंटेज क्या होगी, हमारी एक्चुअल IRR या एक्चुअल हमारी कॉस्ट क्या होगी। तो हम एक्चुअल कॉस्ट पता लगाते हैं। हाँ सरकार, यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात है। IRR कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ध्यान से देंगे तभी आपको समझ आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। वेरी गुड बेटा। यहां पर होता क्या है मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सर आज मुझे पैसा आया, हाँ, उसको मैं माइनस में रख लेता हूं, और फिर जो मुझे हर साल पैसा मैं दे रहा हूं, अब सुनो, दूंगा मैं 10 रुपए, क्या 35% के हिसाब से 3.5% का टैक्स बेनिफिट हो गया? हाँ। नेट कितना दे रहा हूं? 6.5 रुपए। करेक्ट। तो आए पहले साल 80 रुपए, हर साल दे रहा हूं 6.5 रुपए, और 5वें साल बिकॉज रिडेम्पशन कर रहा हूं, पैसा वापस करूंगा तो 100 रुपए वापस कर दूंगा। हाँ, इसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं अलग अलग परसेंटेज को लेकर। सिर्फ शॉर्ट हिंट देता हूं, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया एक परसेंटेज लेने पे तो मैं उससे बड़ा परसेंटेज लूंगा, अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया किसी परसेंटेज पे लेने पे तो मैं उससे छोटा परसेंटेज लूंगा। दैट्स इट। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है? आईआरआर का फॉर्मूला एल प्लस लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट अपॉन में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट इनटू में हायर रेट माइनस लोअर रेट। वापस से लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट अपॉन में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट इनटू में हायर रेट इनटू लोअर रेट। एक बात हमेशा रखना, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए, अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम कंपनी को ब्याज के साथ साथ कुछ मूल भी वापस कर रहे हैं, यानी मैं इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल भी वापस करते जा रहा हूं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, 100 रुपए लिए थे, उसका 10% हुआ 10 रुपए। 100 रुपए लिए थे, 5 साल होगा, 100 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? आसानी से 20 रुपए। तो मैं इस साल 10 रुपए का ब्याज दूंगा और 20 रुपए का मूल भी वापस कर दूंगा। अब बचे कितने? 80 रुपए। 80 रुपए का 10% यानी 8 रुपए का ब्याज दूंगा और 20 रुपए का मूल भी वापस कर दूंगा, ऐसे। बट बट ये निकालने के बाद इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है और फिर हमारा अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड बनता है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सुनो भैया, मैं पैसे को रिडीम कर दूं यानी वापस कर दूं या कन्वर्ट कर दूं, कंपनी बोलती है मेरे लिए सेम है। क्यों? अगर मैं आपको वापस दे रहा हूं तो भी मैं आपको कैश दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, और अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो भैया मैं इक्विटी में से निकाल के कुछ दे रहा हूं, मतलब मेरी जेब से तो पैसा जा ही रहा है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला रिडम्पशन के 100% सेम होता है। क्या फॉर्मूला? इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन होल अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय टू। सिंपल सी बात है। हाँ सरकार। अच्छा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक होता है इररिडीमेबल, क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में एनपी। हमने पता है कॉस्ट ऑफ डेट में क्या पढ़ा था? आई अपॉन में एनपी इंटू 1 माइनस टी। करेक्ट।
मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, सिर्फ टैक्स हट गया और इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, खत्म। तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में एनपी। सेम रिडीमेबल का क्या हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन होल अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। वापस से मेरे साथ देखो, इस क्लास का मजा तब है जब आप मेरे साथ बोलोगे, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन होल अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अब यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आई इंटू वन माइनस टी कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेट का। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, बस दो ही फॉर्मूले थे रे बाबा, दो ही फॉर्मूले थे, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, यानी KE के अंदर। भैया बहुत सारी मेथड है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, अर्निंग प्राइस अप्रोच है, ग्रोथ अप्रोच है, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल है। तो भैया एक एक को पढ़ते हैं जल्दी से। डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कितना डिविडेंड दोगे अपॉन में एनपी या फिर P0, D1 अपॉन में P0, D1 अपॉन में P0। D1 मतलब मैं एक्सपेक्टेड, D1 मतलब इस लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं, अगले साल का मैं कितना डिविडेंड देने जा रहा हूं। तो अगले साल का मैं जो डिविडेंड देने जा रहा हूं उसे कहते हैं D1, D1 अपॉन में P0। करेक्ट है, हाँ सरकार। अब ध्यान से सुनो, D1 इज इक्वल टू वॉट, D1 इज इक्वल, अच्छा D1 नहीं देके रखा तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। लास्ट ईयर मैंने डिविडेंड दिया था मान लो 100 रुपए का, उसमें 10% की ग्रोथ दूंगा, तो क्या हो जाएगा 100 रुपए प्लस 10%, 110 रुपए आ गया D1, बस सिंपल। तो D1 इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर हमें कब D1 निकालना है कब नहीं निकालना है। शांति से सुनो, एक बार मैं समझाता हूं। अगर अगले साल का डिविडेंड देके रखा है मतलब वो D1 ही है, आपको कोई D1 नहीं निकालना है। और अगर आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड देके रखा है तो आपको D1 निकालना पड़ेगा। अब इसी के अंदर ग्रोथ वाला फॉर्मूला भी आएगा क्या, हाँ सिंपल है, D1 अपॉन P0 प्लस जी। यहीं पे तो कंफ्यूजन था जो मैंने आपका पहले ही सॉल्व कर दिया। सर प्लस जी कब कब लगाना है, सुनो भैया, विथ ग्रोथ बोला है प्लस जी लगाएंगे ही लगाएंगे, दोनों अलग अलग बातें। अगर D1 देके रखा है तो डायरेक्ट रख दो, D1 नहीं देके रखा और D0 देके रखा है तो पहले D1 निकाल दो। क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर। प्लस जी कब लगाएंगे, जब भी बोला है ग्रोथ तब प्लस जी लगा देंगे, करेक्ट। ये हो गया डिविडेंड वाली मेथड। अब हो गई अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या रहेगी, अर्निंग पर शेयर अपॉन में एनपी या फिर अर्निंग पर शेयर अपॉन में प्राइस। तो क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर अपॉन में प्राइस, अर्निंग पर शेयर अपॉन में प्राइस। विद ग्रोथ बोलेंगे इवन अपॉन एनपी प्लस जी, इवन अपॉन एनपी प्लस जी, इवन अपॉन एनपी प्लस जी। सिंपल है रे बाबा, सिंपल है। अच्छा, अगेन रियलाइजिंग यील्ड अप्रोच क्या होता है, सर इसमें हम आईआरआर यूज करते हैं। अभी आपको सिखा दिया कि आईआरआर में हम लोग अगर मेरा नंबर पॉजिटिव आता है तो बड़ा परसेंटेज लेता हूँ, नेगेटिव आता है तो छोटा परसेंटेज लेता हूँ, दोनों को सॉल्व करता हूँ। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट अपॉन में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस में हमेशा माइनस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट है। शॉर्ट में बोलेगा फॉर्मूला, हाँ एल प्लस एनपीवीएल अपॉन में एनपीवी एट एल माइनस में एनपीवी एट एच इंटू में एच माइनस एल। करेक्ट, ये सरकार। अच्छा, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल क्या बोलता है, अरे भैया अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से रिटर्न चाहिए रे बाबा, है ना। अगर ज्यादा रिस्क तो ज्यादा बीटा, सुनो ज्यादा रिस्क ज्यादा बीटा तो भैया मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, और कम रिस्क तो कम बीटा मुझे कम चाहिए। बीटा मतलब रिस्क एक तरीके से शॉर्ट में कहूं तो, ठीक है। तो भैया बीटा मतलब हम लोग कितने टाइम्स रिस्क ले रहे हैं, है ना। बीटा मतलब 20 पर बीटा कोफिशिएंट, ठीक है। अब सुनो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न। अरे इतना तो मिनिमम चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मेरा हो जाएगा रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो माइनस में रिस्क फ्री रिटर्न। क्या बोला, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू रेट ऑफ मार्केट रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस में रिस्क फ्री रिटर्न, या फिर इसे पूरे को आर एम माइनस आर एफ को कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। जो मैं रिस्क ले रहा हूं उसके मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है, तो आर एम माइनस आर एफ इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। वेरी 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 गुड, क्या याद है, हाँ सरकार। अब आए हम आखिरी चीज के ऊपर, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सरकार, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मतलब मैंने, मेरा कंपनी ने अपना पैसा खुद के पास रखा है, रिटेन्ड किया है, अपनी अर्निंग को रिटेन्ड करना कहते हैं। सर डिविडेंड प्राइस मेथड क्या होती है, डिविडेंड प्राइस मेथड होती है D1 अपॉन में P0। डिविडेंड प्राइस मेथड होती है D1 अपॉन में P0। डिविडेंड प्राइस मेथड होती है D1 अपॉन में P0। अर्निंग प्राइस मेथड होती है ईपीएस अपॉन में पी। अर्निंग प्राइस मेथड होती है ईपीएस अपॉन में पी। अर्निंग प्राइस मेथड होती है ईपीएस अपॉन में पी। और ग्रोथ मेथड होती है D1 अपॉन में P0 प्लस जी।
D1 अपॉन में P0 प्लस जी, D1 अपॉन में P0 प्लस जी। अब NP भी यूज हो सकता है, आपको पता है। मजे की बात, हम लोग रिटेन अर्निंग में भी बीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पे आके हमारे चारों कंसेप्ट खत्म हो गए। हाँ सरकार, अब आए हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज WACC की तरफ। क्या बोला मैंने? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सरकार। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। मतलब हम ना यहाँ पे, देखो भैया, हम ना यहाँ पर डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन अर्निंग सब लिख देते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया ये भी लिख देते हैं, टोटल कितना पैसा ये भी लिख देते हैं। 2 लाख रुपए आए, हाँ। अब किसमें किसका वेट है, यानी परसेंटेज कितना है। 50,000 है डिवाइड बाय 2 लाख, मतलब 25% यानी 0.25 वेट है डेट का। 20,000 रुपए आउट ऑफ 2 लाख रुपए, यानी 10% या 0.1 वेट है प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,000 रुपए 2 लाख रुपए में से, यानी 0.15 वेट है इक्विटी वालों का। और 1 लाख रुपए की रिटर्न अर्निंग है आउट ऑफ 2 लाख, यानी 50% या 0.5 वेट है हमारे इक्विटी रिटर्न अर्निंग का। क्या हमें इन सब की कॉस्ट निकालनी आती है? अब अभी तो इतने सारे फॉर्मूले पड़े, करेक्ट। तो अब क्या करते हैं, वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट, इन सबको प्लस कर देते हैं। और जो प्लस करके आंसर आता है ना, वही होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जिसे हम प्यार से कहते हैं KO, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों एक ही बात है, एक ही गल रे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर एक आपको वेटेड निकालना हो तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है, और फिर आप जाकर एक एक की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल देते हो। यहां पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आपको बोला जा सकता है फाइंड फ्रॉम बुक वैल्यू एंड फाइंड फ्रॉम मार्केट प्राइस। दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बुक वैल्यू मतलब 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए का शेयर था, 50 रुपए का शेयर था। मार्केट वैल्यू मतलब 100 रुपए का शेयर 110 का चल रहा है, तो बस आप, या 100 रुपए का शेयर 105 का चल रहा है, 105 इंटू 5,000 शेयर थे। जो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था 110 का हो गया, 110 इंटू 5,000 थे, टोटल कैपिटल कितनी हो गई, इक्विटी शेयर कितनी बढ़ गई। सुनो, इससे कॉस्ट नहीं बढ़ती है, इससे सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू बदलता है, जिसके कारण वेट बदल जाता है, बस। ठीक है, ओके। एक होता है, आखिरी कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल रुपीज। मार्जिनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल, करेक्ट। तो भैया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, WACC का ही एक हम शक्ल है, बस। WACC टोटल कॉस्ट के ऊपर निकालता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडिशनल कॉस्ट के ऊपर निकालता है। मान लो आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 2 लाख रुपए और रेज कर रहा हूं 2-3 मेथड से, तो भैया उनकी एडिशनल मेरी कॉस्ट कितनी होगी, इसे ही मैं समझ रहा हूं। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है। अगर आपने इससे पहले कभी मुझसे पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आई होप मजा आया होगा। हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, कमेंट करके बताओ ऐसी और वीडियोस आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं और बनाऊंगा, एंड और कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल गेट बैक टू यू 100%। एंड हम लोग पेड क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं अब बैचेस के अंदर, तो भैया अभी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब भर भर के करेंगे, यही हमारा तरीका है। ठीक है, आज के लिए इतना रखता है, थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, बाय बाय।